हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। अभी हमारे सामने CS101 के वीडियो के ऑफिशियल हैंडआउट्स बने। तो यहाँ पर मॉड्यूल वाइज सिलेबस कवर है। हम इसका एक लेक्चर के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल जो उसके रिलेटेड होंगे वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी होगी। आप देख सकते हैं ये पहला मॉड्यूल होगा हमारा इंट्रोडक्शन कंप्यूटिंग। इसके अंदर हम पहले जो 28 मॉड्यूल होंगे ये हम पहले लेक्चर में कवर करेंगे, जिसका नेम हम रखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। और इससे आगे जो सेकंड मॉड्यूल हमारा लेक्चर होगा वो होगा डेटा कंप्रेशन। इसके अंदर इसकी जो मॉड्यूल्स हैं वो कवर करेंगे, फिर डेटा मैनिपुलेशन करेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम एक लेक्चर कवर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेक्चर कवर कर रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स होंगे हम इसके के अंदर कवर करेंगे। देन हमारा नेटवर्किंग एंड इंटरनेट आएगा, इसी तरह आगे एल्गोरिथम एंड सो ऑन। तो अभी हम अपने बनाए हुए हैंडआउट्स पे जाते हैं। ये हमारे चैप्टर्स के नेम होंगे। आगे उसके अंदर हम कौन कौन से मॉड्यूल कवर कर रहे हैं वो होंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से इनका पूरा सिलेबस कवर भी हो जाएगा, क्योंकि 234 वीडियो 1 बाय 1 देखना और उसको समझना और एक ही टॉपिक को अपने रिलेट करना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरह जब वो एक लेक्चर के अंदर उसके रिलेटेड सब मॉड्यूल कवर हो जाएंगे तो उनके लिए सिलेबस कवर करना और पेपर की तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगी। तो हमारा पहला लेक्चर होगा, क्या इसको आप चैप्टर भी कह सकते हैं। हम चैप्टर इधर कहेंगे, चैप्टर का नेम आप उसको लेक्चर नेम भी कहें या जो भी कह रहे हैं उसमें इतनी इशू नहीं है। हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। इसके अंदर हम पहले 28 मॉड्यूल कवर करेंगे जो सारे इंट्रोडक्शन के लिए। सेकंड फिर हमारा डेटा कंपैरिजन होगा। इसके अंदर हम 3 मॉड्यूल कवर करेंगे। डेटा मैनिपुलेशन में हम 13 मॉड्यूल्स कवर करेंगे। तो जिस चैप्टर के अंदर जितने मॉड्यूल्स होंगे उसके रिलेटेड हम वो उतने ही कवर करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो उसके रिलेटेड होंगे वो हम कवर करेंगे। यहाँ पर जो भी हम डेटा यूज़ करेंगे वो सारा विजुअल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ही होगा, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट स्टूडेंट्स हैं वो VU के हैं, CS101 के। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी हमारा जो चैप्टर होगा उसके अंदर 17 मॉड्यूल्स हम कवर करेंगे। इसी तरह हमारे टोटल जो होंगे वो 17 चैप्टर्स होंगे। उसके अंदर हम जो मॉड्यूल करेंगे वो 234 होंगे। तो हर चैप्टर के अंदर वही मॉड्यूल्स हम करेंगे स्टडी जो उसके रिलेटेड होंगे और जो वीडियो के अंदर उसके रिलेटेड बताए गए हैं। चाहे तो आप इधर से ऑफिशियल हैंडआउट्स ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर उठाते हैं एल्गोरिथम, तो इसके जो भी होंगे 85 से लेके 108 तक। तो ये एल्गोरिथम यहाँ स्टार्ट हो रहा है 85 से और ये चलते चलते 108 तक चलेगा। ये एल्गोरिथम, इससे आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाएगा। तो ये एल्गोरिथम है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मेन समझाने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर वैसे ही स्टडी करेंगे जो कि वीडियो के ऑफिशियल हैंडआउट्स में है। हम जस्ट क्या करेंगे, हम मॉड्यूल वाइज नहीं चलेंगे, हम चैप्टर वाइज चलेंगे। तो एक चैप्टर के अंदर उसके रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल हैं वो हम कवर करेंगे। कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। बस ये है कि यहाँ पे थोड़ी कम्पैक्ट फॉर्म में होगी ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। अभी हम अपने चैप्टर नंबर 1 पे जाते हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम सेकंड चैप्टर, तो इंशाल्लाह 17 वीडियोस में हमारे 17 चैप्टर कंप्लीट होंगे जो कि टोटल 234 मॉड्यूल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। इसके अंदर हम 1 to 28 मॉड्यूल्स कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड एल्गोरिथम प्रोसेसेस इंक्लूड देयर प्रिंसिपल्स, देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइंस, देयर एप्लीकेशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो कंप्यूटर साइंस जो होती है वो स्टडी करना होता है कंप्यूटर्स को। एंड एल्गोरिथम प्रोसेस है जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसके अंदर इंक्लूड देयर प्रिंसिपल्स। प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट प्रिंसिपल्स आते हैं, वो जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाओगे तो वहाँ पे आपको समझा जाएगा। तो उनको इंक्लूड करके हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी। कंप्यूटर साइंस सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे नहीं जाती। नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड में जब भी कंप्यूटर साइंस वर्ड आता है उनको लगता है कोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड एक्सेट्रा, जबकि कंप्यूटर साइंस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, उनके देयर प्रिंसिपल, एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर सबको इंक्लूड करके चलती है। और उसके इम्पैक्ट जो होते हैं सोसाइटी के ऊपर वो भी कंप्यूटर साइंस के अंदर ही आते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के आगे जो डिसिप्लिन के आते हैं जिस चीज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं वो भी है, नीचे मेंशन है वो आप देख सकते हो। हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क, ग्राफिक्स, रिपोर्ट, डेटाबेस सिक्योरिटी, एल्गोरिथमिक सॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो हमारे जो रिपोर्ट्स बने, हमारी जो ग्राफिक्स आती हैं, प्रोग्रामिंग है, जो हम नेटवर्क्स बनाते हैं, मतलब एक ऑफिस के अंदर हमारे डिफरेंट कंप्यूटर को हमने एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है, वो सारा का सारा कंप्यूटर साइंस के अंडर आता है। नेक्स्ट पे आता है कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन। ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो आज के दौर में ये देखना कोई मुश्किल नहीं है। आप अपना टेलीकॉम देख लें, यहाँ पे लिखे हुए भी हैं टेलीकॉम, बैंक, हॉस्पिटल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पाक आर्मी, फ्रीलांसिंग, सब डिफरेंट है। सर्विस इंडस्ट्री भी है। तो अब आज के दौर में कहीं पर भी देख लें तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी जॉब्स पे। तो लोकल और इंटरनेशनल जॉब्स है। और जब ये हैंडआउट्स बनाए गए थे उस टाइम पे और जॉब्स थी, अभी तो बहुत ज़्यादा जॉब्स आ चुकी हैं कंप्यूटर साइंस की। और टाइम टू टाइम जो जॉब्स बढ़ रही हैं वो कंप्यूटर फील्ड की ही बढ़ रही हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, मशीन लर्निंग आती है।
तो मशीन लर्निंग आप आने वाले चैप्टर सेमेस्टर में करेंगे भी सही। और डेटा साइंस, वर्चुअल रियलिटी, बैक एंड, फ्रंट एंड डेवलपर, यूआई डिजाइनर, फुल स्टैक इंजीनियर, जितने भी होते हैं, आईटी मैनेजर भी, ये सारे कंप्यूटर साइंस के अंडर ही आते हैं। तो इनकी फिर डिटेल्स और इनके ऊपर आगे सब्जेक्ट जो सेमेस्टर्स होंगे उनके अंदर आप सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ोगे। सो जॉब्स डे बाई डे कंप्यूटर साइंस की बढ़ रही हैं। अब आगे आते हैं जी, और यू नॉट कंप्यूटर स्टूडेंट, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो क्या आप कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने मैट्रिक या एफएससी कंप्यूटर के साथ नहीं की हुई, मतलब आपने आईसीएस नहीं किया हुआ, आपने एफएससी की हुई है मेडिकल या इंजीनियरिंग, तो क्या आप कंप्यूटर साइंस में आ सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आ सकते हैं, एफएससी के बाद भी आ सकते हैं। सो आगे बढ़ाते हैं, ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग क्या होती है और डेप्थ फर्स्ट लर्निंग क्या होती है। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग में आप सब टॉपिक्स को, सब जो बेसिक इंट्रोडक्शन होती है उनको गो थ्रू करते हो, किसी के एक चीज़ के डेप्थ में नहीं जाते। जबकि अदर साइड आप देखो डेप्थ फर्स्ट लर्निंग में, तो उसमें क्या होता है कि हम पर्टिकुलर कोर्स को उठाते हैं, उसकी डिटेल स्टडी करते हैं, उसको डीप स्टडी करते हैं, उसको मतलब उसकी कम्प्लीटली उसको स्टडी करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाते हैं। ये होती है डेप्थ फर्स्ट लर्निंग। लेकिन इस कोर्स में हम क्या करेंगे? ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग करेंगे। इस कोर्स में हम लिखा हुआ दिस कोर्स विल बी गिवन बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑल कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये जो हमारा CS101 है, ये इसमें हम अपनी कंप्यूटर साइंस आगे आने वाले सेमेस्टर के अंदर जितना भी हमने पढ़ना है, यहाँ पर हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमने ये चीज़ें पढ़नी है और ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये हमारा जो CS101 है, ये एक टाइप का कंप्यूटर साइंस के लिए ब्रीथ फास्ट लर्निंग होने वाला है। तो डेप्थ फास्ट लर्निंग में हम बताया गया कि आप एक टॉपिक को या एक कोर्स को उठाते हो, उसको डिटेल कवर करते हो डीपली, फिर आप नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हो, इसको कहते हैं डेप्थ फास्ट लर्निंग। सो अब हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे CS101 में। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट व्यूज ऑफ ऑल मेजर कोर्सेज इन CS मतलब कंप्यूटर साइंस। तो जितने भी कोर्सेज होंगे वो हम इस देखेंगे कि हमें आगे कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने क्या क्या स्टडी करने आगे CS में फुल अपनी डिग्री में, और जो कोर्स इसमें मेंशन किया गया इस डिग्री में, वाई इज कोर्स इंपॉर्टेंट, वो कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्लियरिफाइंग द बिगर पिक्चर, फिर हम देखेंगे कि हमारा इस CS का हमारी पूरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। एक बिगर पिक्चर हम देखेंगे, एक बड़ी इमेज, मतलब होल हमारा क्या इम्पैक्ट ये CS कंप्यूटर साइंस हमारी फील्ड में, हमारी जॉब्स में, हमारी लाइफ में कैसे हमें इम्पैक्ट कर रही है आज के दौर में CS। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू टॉपिक्स विल बी कवर इन दिस कोर्स। इस कोर्स के अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो यहाँ पर मेंशन है। ये वही लेक्चर्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम ये लेक्चर यानी आप चैप्टर्स भी कह सकते हैं, हम इतने ये चैप्टर्स करेंगे। इन हर चैप्टर पे आगे फिर मॉड्यूल है, किसी भी 10 में, किसी भी 15 डिफरेंट है। तो पहला ये होगा, हम सर्च इंजन पे करेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री, डेटा यूजेज, डेटा मैनिपुलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड इंटरनेट। आप अगर ये चेक करें तो ये वही है जो कि इस पर हमने 1 by 1 एक ही वीडियो के थ्रू हमने चैप्टर वाइज हम इसको करेंगे कवर। सो अभी हम आते हैं सर्च इंजन पे। तो सर्च इंजन बेसिकली लाइक गूगल, जो कि आप डेली यूज़ हम करते हैं आज के दौर में, ये क्या करता है, हम इसको क्यूरी देते हैं कि हमें इस टाइप की सर्चेस चाहिए, तो ये इंडेक्स पेजेस हमें हेल्प करते हैं रिट्रीव वेब पेजेस की। ये वही वेबसाइट लेके आता है, वेब पेज लेके आता है जो हमने बेस्ड ऑन योर क्यूरी की, हमने जो उसको क्यूरी दिया है ना, फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस गूगल के ऊपर, तो वो हमें उन सब वेब पेजेस को हमें शो करेगा जिसके ऊपर से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस का कंटेंट अवेलेबल है। सो नेक्स्ट पर हम इसके कुछ टेक्निक्स हैं, सर्चिंग ट्रिक्स हैं, और टेक्निक्स हैं वो हम यूज़ करेंगे, शॉर्टकट्स भी हैं। तो जो सर्चिंग ट्रिक्स हैं उसके अंदर पहला है वेदर सर्चिंग, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, करेंसी कन्वर्सेशन। ये 3 काम भी आप गूगल से ले सकते हो कि आप वेदर चेक कर सकते हो, किसी भी सिटी का कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। करेंसी कन्वर्सेशन भी कर सकते हो क्योंकि टाइम टू टाइम ये चेंज होती है करेंसी की प्राइसेस। फिर सर्च ऑपरेटर पे आते हैं कि सर्च ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं। तो सर्च ऑन सोशल मीडिया करना है तो हम @ यूज़ करते हैं। सर्च फॉर प्राइस करना है तो अगर हमने पाकिस्तानी करना है तो PKR करेंगे, पाकिस्तान ₹5। तो सर्चिंग हैशटैग के लिए हम हैशटैग का सिंबल यूज़ करेंगे, इधर सी बात है। अगर हम सर्च करें और हम चाहते हैं कि उसमें से कोई एक वर्ड एक्सक्लूड हो जाए, निकल जाए, तो हम वो माइनस के साथ हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर हम एग्जैक्ट मैच चाहते हैं कि हम जो सर्च करें वही वर्ड सर्च हो एग्जैक्ट, उसके अंदर कुछ चेंज ना हो, तो वो हम उसके लिए डबल कोटेशन यूज़ करते हैं। वाइड कलेक्टर, जो वाइड कार्ड बेस्ड सर्चिंग होती है जिसको हम स्टैटिक भी कहते हैं, ये हम करते हैं तब जब हमें कोई वर्ड कंफर्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च कर रहे हैं CS101, आगे लिखना है कंप्यूटर टू इंट्रोडक्शन, लेकिन हमें ये नहीं कंफर्म कि इसका पूरा नेम क्या, हम कंप्यूटर टू लिख के आगे इस डायरेक्ट डाल देंगे, या इसका वाइल्ड कार्ड भी कहते हैं, तो ये खुद ब खुद उसकी जगह इंट्रोडक्शन डाल देगा। हम लिखते हैं CS101 इंट्रोडक्शन 2, आगे हम छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे अगर ये हम स्टार डालते हैं तो ये कंप्यूटिंग खुद अपने पास डाल देगा, तो उसको कंप्लीट कर देगा CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। सो इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं। बूलियन ऑपरेटर के अंदर है एंड आर है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। सर्च विद स्पेसिफिक
साइट, अगर आप किसी स्पेसिफिक साइट से सर्च करना चाह रहे हैं तो विच यूनिवर्सिटी साइट यूट्यूब, तो आप यूट्यूब के ऊपर जाकर ये विच यूनिवर्सिटी का रिलेटेड कंटेंट सर्च करके आपको देगा। अगर एक वेबसाइट है उसके रिलेटेड और कौन सी वेबसाइट है वो आप सर्च करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे रिलेटेड। अगर यूट्यूब भी लिखा है तो यूट्यूब के रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स हैं वो जाएंगी, या कोई यहाँ पे वेबसाइट डाल सकते हो तो उसके रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स होंगी वो आपको शो करके दे जाएगा। तो सर्चिंग कैश वर्जन अगर आप किसी वेबसाइट का सर्च करने चाहते हैं तो आप कैश लिख के उसके आगे उस वेबसाइट का लिंक डाल देंगे। अगर फाइल टाइप आप सर्च करना चाह रहे हैं CS101 हैंडआउट्स, तो आप लिखना चाहते हो कि PDF में फाइल्स हैं, कोई और चीज़ें सर्च हो गई ना तो आप साथ लिख सकते हैं फाइल टाइप PDF। डिफाइन करेक्टर भी हम यूज़ करते हैं, ऑपरेटर डिफाइन ऑपरेटर भी हम यूज़ करते हैं। डिफाइन ऑपरेटर क्या करता है कि आप किसी भी चीज़ को डिफाइन करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करना चाह रहे हो व्हाट इज कंप्यूटर, या इवन आप अगर ट्राई करना चाह रहे हो सर्च करना चाह रहे हो व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, तो आप लिख सकते हैं डिफाइन कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस को डिफाइन करके आपको दे देगा। टिल्ट है, ये क्या करता है, ये आप अगर टिल्ट लिख के सर्च करना चाह रहे हो तो आपको ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए। गूगल पे जाएँ, टिल्ट लिख के सर्च करें तो आपको जो गूगल का पेज होगा वो 360 डिग्री रोटेट होगा, वो फुल एक चक्कर लगाएगा, चाहे तो आज ही ट्राई कर लें। तो नेक्स्ट आते हैं कि एडवांस ऑपरेटर। तो ये हम ऑपरेटर ही पढ़े हैं, फर्स्ट पे हमने पढ़े हैं कुछ ट्रिक्स हैं, फिर सर्चिंग ऑपरेटर अब एडवांस पे है। ये होता है इन टाइटल, ऑल इन टाइटल, इन URL, ऑल इन URL और इन टेक्स्ट, ऑल इन टेक्स्ट, इस तरह के। तो इनको मैं सिंपली अगर बताऊँ तो इन टाइटल में क्या करता है कि जो हमारी वेबसाइट के टाइटल्स होते हैं, तो अगर हमने इन टाइटल लिखा है ना तो वो वेबसाइट सर्च करेगा जिनके इन टाइटल के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। और ऑल का मतलब होता है कि फुल्ली वही चीज़ होनी चाहिए, ऑल टाइटल में वो ऑल टाइटल चेक करेगा। अगर आपने जो सर्चिंग वर्ड किया है ना तो वैसे तो वो सर्च आपने VU हैंडआउट सर्च किया है तो वो वेबसाइट लेके आएगा जिसके टाइटल में VU है, साथ में कोई और चीज़ एक्स्ट्रा है तो उसको कोई इशू नहीं है। तो जब ऑल इन टाइटल करेंगे तो आपको वो चीज़ें लेके आएगा जिसमें उसके टाइटल में सिर्फ VU है, या VU यूनिवर्सिटी या जो भी आप सर्च कर रहे हो, और साथ में अगर मेंशन कर रहे हो इन टाइटल तो वो सिर्फ वेबसाइट है वो इंडेक्स करेगा जिसके इन टाइटल के अंदर वो चीज़ मेंशन है जो आपने क्यूरी में डाली है। URL बिल्कुल ऐसी वर्क करता है, वहाँ पर ऊपर टाइटल के रिलेटेड क्यूरी सबमिट होगी और टाइटल देखकर आपको वेबसाइट दी जाएगी इंडेक्सेस में, लेकिन यहाँ पर URL चेक किया जाएगा। और अगर इंडेक्स है तो फिर वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट होता है वो देखा जाता है कि आपने जो सर्च किया है उस सर्च के रिलेटेड किस वेबसाइट पे कंटेंट ज़्यादा पड़ा है, तो वहाँ से आपको अगर आप इंडेक्स यूज़ करते हैं तो वो वहाँ से आपको डेटा रिट्रीव करके दे देगा जो भी आप सर्च में यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर हम मैक्सिमम गूगल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप इसकी जगह कोई भी और सर्च यूज़ कर सकते हो। अगर आगे कुछ सर्चेज हैं, अगर आप एजुकेशन अराउंड, तो ये अराउंड चेक सर्च करता है कि आप कितने वर्ड्स नॉर्मली यूज़ करना चाह रहे हो। नेक्स्ट है कि ये कम्प्लेक्स इन्होंने बताई हुई है क्यूरी। फॉर एग्जाम्पल आप साइट लिखते हो, आगे लिखते हो youtube.com, तो मतलब youtube.com साइट पर चले गए हैं, लेकिन आप लिखते हो इन URL HTTPS, तो ये होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर जो होता है ये सिक्योर के लिए होता है, तो अगर जो मतलब जो पेजेस सिक्योर नहीं होंगे यूट्यूब के वो इस सर्च के बाद आपको मिल जाएंगे। ये आप यूट्यूब के साथ भी कर सकते हो, किसी और वेबसाइट के साथ भी कर सकते हो। अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि किसी वेबसाइट के कौन कौन से पेज हैं जो सिक्योर नहीं है, तो आप ये यहाँ पर उस साइट का नेम लिख के आगे जो एक्सक्लूड का ये हमने ऑपरेटर यूज़ किया है, ये वाला, ये जो माइनस है, तो मतलब वो पेजेस निकाल के कौन से जो HTTPS हैं, ये जो भी सिक्योर पेज होंगे ये कमांड उसको निकाल देगी, पिछले बच जाएंगे, वजह से बात है वो नॉट सिक्योर होंगी, वो आपको शो कर दी जाएंगी। सो अब बात है कि जब हम सर्चिंग करें तो कुछ ऐसी चीज़ जो हमें सर्च नहीं करनी चाहिए, तो वो कौन कौन सी है जी? 3 मेन रीजन होते हैं क्यों क्या आपने सर्चिंग नहीं करनी वो चीज़ें। देयर आर 3 मेन रीजन। तो वो 3 रीजन कौन से हैं? गूगल एड्स है कि कुछ चीज़ें आप सर्च करते हो जिसके बाद हाईली चांस है कि आप गूगल के एड्स पे चले जाएंगे और आपका इंटेंशन वो ग्रैब कर लेंगे। सेकंड बात है सिक्योरिटी एजेंसी। कुछ एजेंसी ऐसी होती है जो अगर कुछ आप गलत सर्च करते हो तो वो आपको कर सकती हैं, आप केस कर सकती हैं, आपको हरेस कर सकती हैं। साइबर सिक्योरिटी अटैक्स भी होते हैं, क्या वो भी साइबर सिक्योरिटी अटैक्स भी सर्च नहीं कर सकते। एग्जांपल दे देता हूँ फर्स्ट की गूगल एड्स की। तो आप कभी भी फ्री नॉर्मली सर्च ना करके फ्री करते हैं तो वो आपको ऐसे एड्स दिखाएंगे जिनमें आपको हाईली चांस है कि आप फ्री चीज़ों में इधर से बाहर बंदा इंटरेस्टेड होता है, तो आप हाईली चांस है कि आप गूगल के एड्स पे चले जाएंगे। सो आगे आता है सिक्योरिटी एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल आप अगर अटैकिंग बॉम्ब, इस तरह का कुकर बम बनाने का ये सर्च करते हो, या फिर एटम बम बनाने की सर्च करते हो, या इस तरह की कोई भी सर्च करते हो जिससे किसी का नुकसान हो सकता है, तो आपको सिक्योरिटी एजेंसी से इशू होने के चांस है, तो आपको ये नहीं करनी चाहिए। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप हैकिंग और इस तरह की सर्चेज ना करें। रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग के हमारे कंप्यूटर स्टार्ट कब से, ये सबसे फिर गेयर्स आया, फिर पंच कार्ड आए, फिर ENIAC आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। जो फैक्ट शीट है वो आपने ज़रूर अच्छे से कवर कर लेंगे, ये फाइनल टर्म और मिड टर्म दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो फैक्ट शीट है इसके अंदर क्या चीज़ें बताई हैं कि ये ऑक्यूपाइड कितनी करता है जी, 1800 स्क्वायर फीट ऑक्यूपाइड करता था। इसके अंदर भी क्यों कितनी लगी हुई थी, रैलीज कितनी थी, कैपेसिटर रजिस्टर्स कितनी ये इलेक्ट्रिसिटी लेता था, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी फैक्ट शीट इंपॉर्टेंट है। और
सो आगे अब आते हैं जी बिट्स इन कंप्यूटर, ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन बिट्स, बिट इज बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो बिट जो होता है ना कि कंप्यूटर साइंस के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने का बेसिक यूनिट है और बिट के अंदर ही हम डेटा स्टोर करते हैं। सो इसके कुछ बेसिक्स हैं कि बिट के अंदर हम या दो ही वैल्यू स्टोर करते हैं, 1 और 0, या तो हम 0 स्टोर कर सकते हैं या 1। सो शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट्स की। नीचे लिखा हुआ भी है कि 1 बिट कैन ओनली कंटेन 1 वैल्यू, 0 और 1। तो जो एक बिट होता है या तो 1 स्टोर कर सकता है या 0, ये दोनों बाइनरी डिजिट्स हैं। तो ये रिप्रेजेंट क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बाइनरी बिट्स कैन रिप्रेजेंट नंबर्स, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, सब कुछ इसी के अंदर ही प्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर चार्ज होता है ये 0 या 1 का होता है। सो बिट की यूनिट भी होते हैं कि तो बिट्स की यूनिट्स हैं, बिट सिंगल बिट है, और अगर आप उसको 8 बिट होंगे तो वो 1 बाइट होगा। उसी तरह 1024 होंगे तो वो 1 किलो बाइट पर 1 मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है कि सिंगल बिट तो 1 बिट होगा, अगर 4 बिट होंगे तो उसको हम निबल कहते हैं, वो यहाँ पे अभी हम मेंशन नहीं है। अगर 8 बिट होंगे तो उससे हम बाइट कहते हैं। और ये जो KB MB होता है ये किलो बाइट होता है, ये मेगा बाइट होता है, किलो बिट नहीं होता, ये किलो बाइट होता है, क्योंकि बिट और बाइट में बहुत फर्क है। 8 बिट्स 1 बाइट इक्वल होती है। सो नेक्स्ट आते हैं कि बुलियन ऑपरेशन। इसके अंदर मैक्सिमम आप ऑलरेडी स्टडी कर भी चुके होंगे कि हमारा बुलियन ऑपरेशन कौन से हैं, अब वही हम कंप्यूटर साइंस के अंदर देखेंगे। एंड और XOR और नॉट ऑपरेशन है। एंड के अंदर आपने याद रखना है कि 1 तब भी आएगा जब दोनों बोथ इनपुट्स आर 1, अदरवाइज 0। आर के अंदर क्या होगा, ये 1 तब होगा जब एक इनपुट भी 1 है, अदरवाइज 0। फॉर एग्जाम्पल एक 2 इनपुट्स में से अगर एक भी 1 है तो वो उसका जो आउटपुट होगी वो 1 ही होगी। 0 तब होगी जब बोथ इनपुट विल बी 0, आर की सिचुएशन के अंदर। XOR क्या करता है, ये 1 प्रोड्यूस करता है व्हेन इफ बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। जब इनपुट्स दोनों डिफरेंट होंगी तो 1 होगा आउटपुट। अगर बोथ इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट विल बी 0। यहाँ पे मेंशन भी है कि 0 तब होगा जब इनपुट सेम होगी, और अगर इनपुट दोनों डिफरेंट है तो 1 होगा। अब नॉट है तो नॉट बेसिकली क्या करता है, ये उसको चेंज कर देता है। अगर 0 होगी इनपुट तो उसके आउटपुट को 1 कर देगा, और 1 होगी तो उसको 0 कर देगा। तो ये 4 बेसिक हमारे बुलियन ऑपरेशन है, एंड और XOR और नॉट। सिंगल बिट्स की थी 1 और 0 की तो इशू नहीं था। जब हम स्ट्रिंग पे आते हैं, लॉन्ग स्ट्रिंग बिट्स पे आते हैं, तो हम जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, तो उसके लिए हम जो शॉर्ट नोटेशन यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नोटेशन। सो अब हम आते हैं अपनी मेन मेमोरी पे, और आगे फिर मैथ स्टोरेज, दोनों को हम साथ साथ देखते हैं, आसानी होगी। मेन मेमोरी होती है वो हमारी होती है नॉर्मली हम रैम भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है, फास्ट होती है, लेकिन ये डेटा स्टोर करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप इसके अंदर यूज़ करते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप एक सिंगल बिट स्टोर करता है, लेकिन हमारी हर जगह मेन मेमोरी यूज़ नहीं हो सकती। जैसे हम रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये वोलेटाइल भी होती है और इसका साइज भी लिमिटेड होता है। तो इसके लिए इसका जो सोल्यूशन है वो है हमारे पास मास स्टोरेज। क्या होता है कि मास स्टोरेज नॉन वोलेटाइल भी होता है, उसका साइज भी मतलब आप मैक्सिमम अनलिमिटेड आप कह सकते हो। इन कंपेरिजन टू मेन मेमोरी, मैथ स्टोरेज का साइज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 2 मेन टाइप्स आ जाती है हमारी मेमोरी की, मेन मेमोरी और मैथ स्टोरेज। फिर आगे हम आते हैं बाइनरी एडिशन पे। तो बाइनरी एडिशन की यहाँ पे दी हुई भी है कि 0 अगर हम ऐड करेंगे तो उसका मतलब 0 ही आना है, 0 1 पे ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 0 1 ऐड करें या 1 0 ऐड करें तो हमारा आंसर 1 ही आना है। ये बाइनरी एडिशन है, और अगर दोनों 1 1 है तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 0। सो अब आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन पे। उसके लिए हमें देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, जिसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो उसको हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में जो ये इमेज दी हुई है, कि हमारा जो मोस्ट लेफ्ट बिट होगा वो साइन बिट होगा, नेक्स्ट जो 3 होंगे वो एक्सपोनेंट होंगे, नेक्स्ट लास्ट भी जो 4 होंगे वो होंगे मेंटिसा। इस फॉर्म में जब हम अपनी स्ट्रिंग ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था।